And welcome back once again in another session of accountancy. जिस तरह से जो लास्ट सेशन हमारा था उसमें परचेज रिटर्न बुक स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए थे, बिल्कुल इसी तरीके से आज की सेल्स रिटर्न बुक स्टार्ट करने से पहले हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे, जिसके साथ ही साथ हमारा ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि हमारे पास अब नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा बता रखा है। देखिए, नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। अगर आपको याद हो तो हमने जो लास्ट सेशन अटेंड किया था उसमें हमने डेबिट नोट नाम का एक कंसेप्ट पढ़ा था, जिसे परचेज रिटर्न बुक में यूज किया जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमारे पास है क्रेडिट नोट। अब ये क्रेडिट नोट क्या होता है? When goods are received back from a customer। देखो, पहले तो यहीं तक आपको समझ में आना चाहिए कि हम जिन कस्टमर्स को क्रेडिट पर बेचेंगे उन्हीं से बैक रिसीव करेंगे ना। तो दैट मीन्स ये जो क्रेडिट नोट है वो सेल्स रिटर्न के केस में एग्जिस्टेंस में आ रहा है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि डेबिट नोट परचेज रिटर्न में काम आ रहा था और ये जो क्रेडिट नोट है वो सेल्स रिटर्न के लिए एक आधार बनेगा, जिसके बेसिस पर आगे फर्दर पोस्टिंग की जाएंगी या एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, अ क्रेडिट नोट इज सेंट टू हिम indicating that the customer's account has been credited in our books। देखो, जब डेबिट नोट वाला कंसेप्ट था तो हम ये डिनोट करते थे कि आपका अकाउंट डेबिट कर दिया गया है, लेकिन अब क्रेडिट नोट है तो उसमें क्या इंडिकेट किया जाएगा कि कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। कैसे? मैं फिर से आपको एक जर्नल एंट्री के जरिए ये बात समझाऊंगी। जैसे मान लो हमने राम को सेल्स की क्रेडिट पर, तो हमने क्या एंट्री की होगी उसकी? हमने उसकी एंट्री की होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये जो सेल्स हैं वो रिटर्न हो रही हैं, वापस आ रही है ना, तो इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। उल्टी हो जाएगी ना एंट्री। अगर जीएसटीज के केस हो तो भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि सेल्स के वक्त आउटपुट वाले जीएसटीज एग्जिस्टेंस में आते हैं, अगर उल्टा करेंगे तो आउटपुट वाले ही डेबिट हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखो, जब मैंने रिटर्न वाली एंट्री आपको समझाई तो रिटर्न वाली में मैंने राम को क्या किया? क्रेडिट किया है ना, टू राम लिखा है। तो यहां पर यही बात आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखी है कि इस ट्रांजेक्शन को शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए ये क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। अब है फिर से वही बात आगे कि ओरिजिनल कॉपी हम भेज देंगे कस्टमर को और डुप्लीकेट कॉपी क्रेडिट नोट की हम अपने पास रिटेन मतलब होता है अपने पास ही रखना, तो अपने पास ही रखेंगे अपने रिकॉर्ड्स के लिए, जिसके बेसिस पर हम आगे फर्दर रिकॉर्डिंग कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो सेल्स रिटर्न बुक है उसमें क्रेडिट नोट का जब जिक्र आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा, ये पता चल जाएगा पहले कि ये किस नोट की बात की जा रही है। अब अगर मैं बात करूं कुछ और इम्पोर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स की, तो वो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट या जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पे इन स्लिप। ये सब हमने देखी तो होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं है एक्चुअली ये क्या है, ये किसको बोलते हैं। हम फेमिलियर हैं इनसे। दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक। ये एक तरीके का एक फॉर्म है जो कि बैंक से अवेलेबल होता है, बैंक में अवेलेबल होता है, एंड इट इज यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। अगर आप कभी भी बैंक गए हो और आपने बैंक में कभी भी कैश डिपॉजिट करवाया हुआ हो, नहीं करवाया तो काइंडली मैं गुजारिश करूंगी कि जरूर जाइए और अपने बैंक अकाउंट में कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट जरूर जमा करवाइए, ताकि आपको पे इन स्लिप कैसी होती है ये पता चले, पे इन स्लिप कैसे फिल करते हैं ये भी पता चले। ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। ये प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो आपके लिए समझनी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ईच पे इन स्लिप
हैज ए काउंटर फॉइल। अब आपको ये चीज तब पता चलेगी जब आप जाकर कभी भी पेन स्लिप के जरिए पैसा जमा करवाओगे। 2 कॉपीज होती हैं उसमें। कभी अगर आप बैंक में जाकर पैसा जमा करवाओ तो जो बैंकर होता है या जो डिपॉजिटर होता है, जो डिपॉजिट सीट पर बैठा होता है, कैश कलेक्टर पर बैठा होता है, कैश काउंटर पर बैठा होता है, वो क्या करता है, स्टैंप लगा देता है। एक जो ज्यादा लेंथ में पेपर होता है, आप 2 साइड्स पर फिल करते हो, मतलब एक पेन स्लिप की बेसिकली इस तरह से होता है कि एक यहां पर भी आपने भरना होता है कि कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया है, और एक यहां वाली साइड पर भी आपने इन वर्ड्स एंड ऑल दैट लिखना होता है कि कौन से खाते में है। दोनों साइड्स पर इंफॉर्मेशन होती है। तो जब आप पेन स्लिप जमा करवा देते हो तो कैशियर दोनों साइड्स पर स्टैंप्स लगाता है। एक कॉपी वो यहां से, मतलब आधा हिस्सा ये फाड़ कर अपने पास रख लेता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है छोटे वाला, वो आपको पकड़ा दिया जाता है। तो देखो यही चीज आगे लिखी हुई है, ईच पेन स्लिप हैज अ काउंटर फॉइल विच इज रिटर्न्ड टू द डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कैशियर ऑफ द बैंक। ये बिल्कुल उसी तरीके से ही है। अगर आपने कभी अपनी ब्रदर या सिस्टर या अपनी ही खुद की कभी बैंक में स्कूल फी डिपॉजिट अगर करवाई हो तो उसमें भी ऐसा ही कंसेप्ट होता है। एक होता है स्कूल की कॉपी, एक होता है बैंक की कॉपी, और एक होती है डिपॉजिटर की कॉपी। तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। अगर आप बैंक में जमा करवाने जाओ तो वो बाकी कॉपीज जो है आपसे ले लेंगे, लेकिन आपकी खुद की कॉपी उसी में बीच में लगी रहने देंगे। तो वो चीज एक तरीके से काउंटर फॉइल बनने का काम करती है। मतलब उस पे भी उसी तरीके का नंबर लिखा हुआ होता है, जो उस पर लिखा होता है सीरियल नंबर सॉर्ट ऑफ, ताकि रेफरेंसेस हो सके, काउंटर चेक हो सके, आप भी अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर सको अगर आप एज अ बिजनेस डील कर रहे हो तो, और बैंक भी अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग कर सके। तो मुझे उम्मीद है ये पेन स्लिप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। प्रैक्टिकली जरूर ट्राई करके देखिएगा इसे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम सुना हुआ है, दिस इज नॉट CHECK, ये वाला चेक नहीं है। ये बैंक में यूज होने वाला, बैंक की ट्रांजैक्शंस को ज्यादा आसान करने वाला एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अंजाम देने के लिए। ये है चेक। A check is an order in writing drawn upon a bank to pay a specified sum to the bearer or the person named in it। अगर आपने कभी चेक देखा हो, चेकबुक में, चेकबुक्स होंगी आप सबके पास, आप सबके घर पर होंगी, तो अगर आप चेकबुक कभी देखो तो उस पे लिखा होता है बियरर और, या बियरर का मतलब होता है कि चेक जिसके हाथ में गया उसी का हो गया, जो उस चेक को बियर करेगा, होल्ड करेगा, वो उसी को के पास उस अमाउंट को पाने का हक होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर उसी चेक में नाम लिख दिया जाए किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो वो उसी स्पेसिफिक पर्सन के अकाउंट नंबर में उस चेक से पैसा ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ये एक तरीके का ऑर्डर है जो आप अपने बैंक को दे रहे हो। जैसे चेक काट कर दे दिया ना, ए ने बी को सेल्स की, बी ने बदले में पैसे देने हैं ना, बी ने चेक काट कर दे दिया, तो इसका मतलब बी ने अपने बैंक को ऑर्डर दे दिया कि मेरे बिहाफ पर ए को इतनी अमाउंट पे कर दो। तो ईच चेकबुक हैज अ काउंटर फॉइल। फिर से मैं कहूंगी कि जरूर देखिए चेक को, देखिए चेक के नीचे नंबर से लिखे हुए होते हैं, in which the same detail as entered in the check are filled. The counterfoil remains with the account holder for future reference। फिर से, क्योंकि जब आप चेक जमा करवाते हो या चेक के थ्रू ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट का, तो वो एक रेफरेंस नंबर सा उस पर होता है जिसके जरिए आप फ्यूचर रेफरेंस के जरिए, चेक नंबर कई बार होता है ना, नोट कर लो कि अगर बाई चांस चेक आपका गुम हो जाए या बाउंस हो जाए तो आपके पास पता हो कि कौन सा चेक नंबर था आपका। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर बता रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि चेक के बारे में मुझे इतना इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आम यूज होने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। अब मैं मूव ऑन करूंगी हमारी आज की जो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक है, दैट इज सेल्स रिटर्न। वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, सबसे पहले इसका छोटा सा मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, आज हम 4th और एक तरीके से मैं कहूंगी कि लास्ट
टाइप ऑफ स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक पढ़ रहे हैं, विच इज सेल्स रिटर्न बुक, जिसे सेल्स रिटर्न जर्नल भी बोला जाता है, एंड जो मैंने अर्लियर आपको पहले ही सेशन में बता दिया था कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड और इसे सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेल्स पहले हमारी फैक्ट्री के दायरे से बाहर निकली थी लेकिन अब वो रिटर्न होकर दोबारा से इन हो रही हैं, तो इसलिए इन्हें रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। This book is used to record the return of such goods as were sold to the customers on credit basis। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया आसानी से कि जब हम उधार पर माल बेचते हैं और वो माल वापस आ जाता है तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए इस बुक का सहारा लिया जाता है। When goods are received back, एक क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है इन डुप्लीकेट, मतलब दो तरीके से, एक डुप्लीकेट और एक ओरिजिनल कॉपी, दो कॉपियां तैयार की जाती हैं। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो पार्टी को भेज दी जाती है जिससे हमने गुड्स रिसीव किए हों, वापस किए हों, लिए हों, मिले हैं हमें। एक क्रेडिट नोट में वो सारी की सारी डिटेल्स होती हैं जो ऑलरेडी हमने एक बार डेबिट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ी हैं कि कस्टमर का नाम होगा, गुड्स की डिटेल होगी, अमाउंट कितना है, वो सब कुछ मेंशन होगा। क्रेडिट नोट पर सीरियल नंबर भी होगा, एक डेट भी होगी, और इसको हम यूज करेंगे जब हम सेल्स रिटर्न बुक को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से कि दिस नोट इज कॉल्ड अ क्रेडिट नोट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जिस पार्टी का नाम लिखा हुआ हो उसके अकाउंट को हमने उस अमाउंट से क्रेडिट करना है जो अमाउंट नोट के बीच में लिखा गया है। सेम नोट is also called a debit note by the party who is returning the goods because that party will use this note for debiting the account to the of the party to whom it has returned the goods। देखो बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी। जो नोट आपके लिए क्रेडिट नोट होगा वही नोट दूसरी पार्टी के लिए डेबिट नोट बन जाएगा, क्योंकि आपने अगर अपने खाते में क्रेडिट करना है तो उसने अपने खाते में आपको डेबिट करना है। इसलिए जो एक ही नोट एक पार्टी के लिए क्रेडिट नोट बन जाता है और दूसरी पार्टी के लिए डेबिट नोट बन जाता है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द क्रेडिट नोट सेंट टू द पार्टी बिकम्स अ सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। जो ऑलरेडी मैं आपको अभी अभी सोर्स डॉक्यूमेंट वाले कंसेप्ट में समझा चुकी हूं कि इसी के आधार पर हम आगे फर्दर सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे। नाउ दिस इज फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट कि कई बार क्या होता है, हम सेल्स इनवॉइस को ओवर चार्ज लिख देते हैं गलती से। जैसे मान लो, फिर से मैं राम वाली एग्जांपल ही लूंगी, मान लो हमने राम को सेल्स की, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी। हमने राम को सेल्स तो 1000 से की थी, लेकिन हमने यहां पर लिख दिया 10,000, यहां पर हमने लिख दिया 10,000, तो ज्यादा लिख दिया ना। कितना ज्यादा लिख दिया? 9,000 ज्यादा लिख दिया। तो इसे सही करने के लिए भी कई बार क्रेडिट नोट तैयार कर दिया जाता है कि हमने राम के अकाउंट को जो ज्यादा डेबिट कर दिया है उसे 9,000 से क्रेडिट करना है। तो इसलिए इस ओवर चार्ज को सही करने के लिए भी क्रेडिट नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो कुछ इस तरह से क्रेडिट नोट दिखता होता है। ये आपको सिंपली एक लाइन की फॉर्म में ही लिखा हुआ होगा, आपने कुछ बनाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से देखो क्रेडिट नोट नंबर होता है, डेट भी है, जिसके साथ ट्रांजैक्शन है वो भी लिखा हुआ है, क्यों मेंशन है, रीजन, ये सब कुछ साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम जल्दी से देखते हैं फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। ये फिर से बिल्कुल उसी तरह से ही होगा जैसे हमारी सेल्स बुक थी, लेकिन फर्क क्या है, यहां सेल्स की बजाय सेल्स रिटर्न बुक आ जाएगा और यहां पर अमाउंट फिर से जिसको हमने क्रेडिट करना है उस पार्टी का नाम यहां आ जाएगा। वहां डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहां पर क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं जल्दी से क्या है। देखो डेट कॉलम में डेट आएगी, पर्टिकुलर्स में उस कस्टमर का नाम आएगा जिसका अकाउंट हमने क्रेडिट करना है,
फिर देखो क्रेडिट नोट नंबर, क्योंकि यहाँ पर अब क्रेडिट नोट बन रहा है तो यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर आएगा। परचेज रिटर्न वाली में डेबिट नोट था तो हमने डेबिट नोट नंबर लिखा था। फिर से वही है, लेजर फोलियो डिटेल्स, सेल्स की जगह पर अब क्योंकि सेल्स रिटर्न है तो यहाँ सेल्स रिटर्न लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी रेस्ट आउटपुट वाले जीएसटीज ही रहेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि आउटपुट वालों का ही इफेक्ट हमने कैंसल करना है। देन लास्ट में टोटल अमाउंट वाला कॉलम आ जाएगा। अब देखते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि फिर से वही पेज नंबर 12.29 पर मेरी बुक के अकॉर्डिंगली, जो कि हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली डीके गोयल की बुक है, उसमें अवेलेबल है। एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। अब रिटर्न इनवर्ड से भी आपको पता चल रहा है कि सेल्स रिटर्न बुक है। आनंद क्लोथ हाउस, अजमल खान रोड मथुरा यूपी। तो आपको स्टेट पता चल गई है। आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के रेट्स 2.5% बता रखे हैं ईच। अब देखिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन, एक इस क्वेश्चन में ना हमें ईयर मिसिंग है, ईयर नहीं दिया हुआ तो हम उसे स्किप भी कर देंगे, हम भी नहीं मेंशन करेंगे, सिर्फ डेट हम मेंशन कर देंगे। देखिए 3 अक्टूबर को आपको क्या ट्रांजैक्शन बता रखी है। पहले तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे जरूर पढ़ना है, क्योंकि कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट की हुई होती है। तो चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर राजस्थान रिटर्न टू अस, उन्होंने हमें रिटर्न की है, तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न ही है। बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू दी सैंपल, इससे रीजन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने रीजन मेंशन नहीं करना। 50 मीटर क्लोथ कॉटन क्लोथ एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 मीटर सिल्क क्लोथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर, तो फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। तो देखिए लाइन अप किया, लाइन अप करने के साथ साथ जो हमने हेडिंग देनी है उसमें जरूर जो हमारे पास कंपनी का या फर्म का नाम बता रखा है, स्टेट जरूर साथ में मेंशन करनी है। अब देखिए 3 अक्टूबर को हमने लिखा चक्रवर्ती एंड कंपनी राजस्थान 50 मीटर्स कॉटन क्लोथ्स एट द रेट ऑफ 200, तो हम मल्टीप्लाई कर डिटेल में लिखेंगे अमाउंट। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट भी 30 मीटर्स को हम 500 से मल्टीप्लाई कर फिर अमाउंट लिखेंगे, टोटल आ गया। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया हुआ है, तो हम 20% का ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हम हैं या आनंद क्लोथ हाउस है यूपी में, और ये क्या है, ये है राजस्थान, तो स्टेट अलग है। तो स्टेट अलग हो तो कौन सा जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, आईजीएसटी। तो ये देखिए 5%, क्योंकि 2.5% था तो ऐड कर लिया, और 5% का आईजीएसटी बनता है, कैलकुलेट कर देंगे। ये 20,000 सेल्स रिटर्न में आ जाएगा, आईजीएसटी वाले कॉलम में आ जाएगा, और ये जो टोटल है वो यहाँ टोटल वाले अमाउंट में आ जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड है जी 12 अक्टूबर को नारायण राय एंड कंपनी इंदौर MP returned being not up to the approved sample 25 मीटर वूलन क्लोथ एट द रेट ऑफ 400 पर मीटर। ये इतना ही हमें गिवन है। तो हमें कंपनी का नाम भी बता रखा है, मतलब कस्टमर का नाम जिसने रिटर्न किया है बता रखा है, और फिर से देखो मीटर एंड पर मीटर, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे कुछ इस तरह से शो किया जाएगा। 12 अक्टूबर लिखा जाएगा, नारायण राय एंड कंपनी MP लिखा जाएगा। फिर से देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 400, 10,000 डिटेल में आ जाएगा। फिर से क्योंकि स्टेट अलग है तो आईजीएसटी 5% का एग्जिस्टेंस में आएगा, हम कैलकुलेट करेंगे। ये 10,000 सेल्स रिटर्न वाले कॉलम में आएगा, ये जो 500 है वो आईजीएसटी वाले में आएगा, एंड जो ये टोटल है वो हमारे यहाँ लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 20 अक्टूबर को गुड्स सोल्ड टू जानकी दास सीताराम आगरा यूपी नाउ रिटर्न्ड बाय देम बीइंग डिफेक्टिव वैल्यूड एट ₹8,000। अब देख लो स्टेट कौन सी है और अमाउंट कोई डिस्काउंट नहीं है। तो देखिए हमने डेट कॉलम में डेट लिखी, जानकी दास सीताराम यूपी लिख लिया, 8,000 अमाउंट सीधी लिख दी। जब हमें कोई डिटेल ना गिवन हो तो सीधा नाम के ऑपोजिट भी हम डिटेल कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं। फिर देखिए अब क्योंकि सेम स्टेट थी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एग्जिस्टेंस में आए, 2.5% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की।
नाउ 8,000 आएगा सेल्स रिटर्न में, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले कॉलम्स में जाएंगे, और ये जो 8400 है वो लास्ट वाले टोटल वाले कॉलम में जाएगा। लास्ट देखिए 28 को हमें क्या बता रखा है, अलाउंस अलाउ किया है केसरी लाल एंड सन्स ने सदर बाजार प्रयागगंज यूपी ऑन अकाउंट ऑफ अ मिस्टेक इन द इनवॉइस ₹3,000। तो फिर से वो मिस्टेक वाला कंसेप्ट है, कुछ भी हो सकता है मिस्टेक या ओवर चार्जिंग वाला कंसेप्ट, हमें कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, तो हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, हमने जस्ट इसकी ट्रीटमेंट शो करनी है, लेकिन स्टेट जरूर देखनी है कि हमें कौन सी वाली दे रखी है। अब क्योंकि ये लास्ट ट्रांजैक्शन है तो काइंडली ये आंसर्स जरूर नोट कर लीजिए। अगर आपके पास बुक्स हैं तो वेल एंड गुड, आप वहां से भी चेक कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिए और खुद भी जरूर ट्राई कर देखिए कीजिए। तो देखिए 28 अक्टूबर केसरी लाल एंड सन्स यूपी, मैंने आपको अभी अभी ऑलरेडी बताया है कि अगर हमें कोई डिटेल ना गिवन हो तो हम सीधा नाम के ऑपोजिट भी डिटेल कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं। तो हमने अमाउंट लिख दी। अब क्योंकि सेम स्टेट थी तो फिर से सीजीएसटी और एसजीएसटी एग्जिस्टेंस में आए, हमने ऐड कर दिया, टोटल हमारे पास बन गया 3150। दिस इज 75 एंड 75, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सेल्स रिटर्न में ये 3000 आ जाएगा, ये 75 एंड 75 अपने अपने रिस्पेक्टिव जीएसटीज में चले जाएंगे एंड 3150 टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा। और उसके बाद एंड में क्या करना होता है वो आपको पता ही है, क्योंकि ये अक्टूबर का मंथ है तो डेट कॉलम में 31 अक्टूबर लिखा जाएगा और टोटल लगाया जाएगा सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड टोटल वाले कॉलम का। तो इन सब का टोटल लगा दिया जाएगा। अब देखो वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि हम लेजर अकाउंट्स के वक्त समझेंगे कि इन टोटल का करना क्या है, लेकिन मैंने आपको परचेज रिटर्न के वक्त भी आइडिया दे दिया था। तो अब भी देखो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको जब जर्नल एंट्रीज करवाई हैं तब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो जब हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तब इन्हें क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी जब हम सेल्स करते हैं तो ये आउटपुट वाले जीएसटीज क्रेडिट होते हैं, लेकिन अब ये सेल्स रिटर्न है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, ये डेबिट होंगे। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों डेबिट हो जाएंगे। लेकिन अब जो ये टोटल है इसको सीधा ऐसे का ऐसे नहीं क्रेडिट कर देना, इसको करना तो है क्रेडिट, लेकिन ये कैसे क्रेडिट होगा, इसमें जिन जिन का जो जो नाम के हिसाब से टोटल आया हुआ है, जैसे 43050 में 3150 केसरी लाल एंड सन्स है, तो केसरी लाल एंड सन्स ऑफ यूपी को क्रेडिट किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने अर्लियर पोस्टिंग्स की हैं, अर्लियर रिकॉर्डिंग की हैं, उनमें जिन जिन के भी नाम दिए हुए हैं उनकी रिस्पेक्टिव टोटल वाले कॉलम को उठाकर हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। कोई बात नहीं, फिर भी हम लेजर अकाउंट्स जब बनाएंगे सीख लेंगे तब हम इन्हें फिर से दोबारा से समझेंगे, सिर्फ इन टोटल वाले कंसेप्ट्स को एक बार दोबारा से देखेंगे। तो यहां पर एक बार के लिए हमारी जो सब्सिडरी बुक्स हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स हैं, वो कंप्लीट होती हैं। अब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास इन रिटर्न्स या सिंपल परचेज एंड सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिए हुए हों, मतलब इकट्ठी एंट्रीज दी हुई हों, इकट्ठी ट्रांजैक्शंस दी हुई हों, तो किस तरह से आइडेंटिफाई कर कर अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं वो हम बनाना सीखेंगे। प्लस कुछ इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जिसमें यूनिट अलग दिया हुआ हो, जैसे एक में अगर हमारे पास डजन्स में दिया हुआ है, एक में पर पीस लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको वो भी और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जितना भी हमारा सेशन रहा, प्लस हमने जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी अपने दोनों सेशंस में, लास्ट वाले में और इस वाले में डिस्कस किए, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपकी बुक में एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के नाम से,
वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में से मैं आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ। वाउचर्स का एक कंसेप्ट रहा है, वो जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक सेशन उस पर भी दे देंगे ताकि आपके वाउचर की थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।